चलिए बताएं मैम प्रिंसिपल। आपने एक वो साधक बाधक तत्व पढ़ाए थे, उसमें एक कहीं पे नियम ग्रह करके आया था, मतलब कि स्टिक टू रूल्स करके। तो उसमें आपने बताया था कि हमने जो नियम लिए हैं उसको हमको निभाना चाहिए। लेकिन हठ रत्नावली में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि हमको मतलब वो मतलब उसका उल्टा उल्टा बता रहे थे वो, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? एक्चुअली देखिए ये ना रेफरेंस आप किसका ले रहे हैं। हठ योग प्रदीपिका का ले रहे हैं तो आप यही लिखेंगे कि यस। उनको नियम पूर्वक निभाना चाहिए। लेकिन यदि आप हठ रत्नावली का रेफरेंस ले रहे हैं तो आप जो उसमें लिखा है उसको लेंगे। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर वाले को हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता है, तो वो जब भी ये बाधक तत्व साधक तत्व लिखेंगे तो उनको किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, या तो हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग या घेरण्य संहिता के। लेकिन सेकेंड ईयर वाले जब इसी टॉपिक को लिखेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, हठ रत्नावली, शिव संहिता और सिद्ध सिद्धांत पद्धति। कि उसमें क्या है, तो हर सॉरी मैं ग्रंथ में। जी हाँ बोले। मैम मैंने हठ रत्नावली बोल दिया है क्या? मैं हठ प्रदीपिका से देखा है, अच्छा, मैंने हठ गलती से बोल दिया प्रदीपिका होगा। से देखें हाँ हाँ। तो एक बार मैं चेक कर लूंगी, हो सकता है मेरे से बाय मिस्टेक ऐसा हो गया हो, है ना। ओके नियम मैम। ग्रह ना, ठीक है, एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगी। नेक्स्ट श्वेता जी। जय जिनेन्द्र मैम। जय मैम मेरा जिनेन्द्र। क्वेश्चन ये है कि वो जो अरहम मतलब अभी किसी ने एक सिलेबस डाला है ग्रुप में, तो अरहम ध्यान योग से रिलेटेड भी उसमें पूरे क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट है पूरा। तो वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है क्या? नहीं, सेकेंड नहीं ईयर। है ना वो? तो मतलब फर्स्ट ईयर वालों को उससे कुछ भी नहीं करना है? हाँ, सेकेंड ईयर वालों का एक पेपर है अरहम योग, तो उसको कुछ चेंज करना पड़ा है उसके सिलेबस को। कुछ नॉर्म्स वो कंप्लीट पूरे नहीं कर रहा था उसके तहत, तो इसलिए वो जो सेकेंड ईयर वालों का अरहम योग एक पेपर है उसका चेंज सिलेबस है। और मैम एक क्वेश्चन और था कि जो ये हम हठ प्रदीपिका का संक्षिप्त विवरण और गैरंड संहिता का, तो इसमें जो अध्याय दिए हुए मतलब मैं देख रही थी, तो उनका भी विवरण है थोड़ा 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 सा लॉन्ग जा रहा है वो, तो वो भी मतलब उसको वैसे ही करना है पूरा? आप कर सकते हैं असाइनमेंट में, तो क्योंकि यदि आप वो कर लेंगे तो आपकी दोनों की तैयारी हो जाएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन अगर जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में हमको उसको 2-2.5 पेज तक ही मैक्सिमम लेके जाना है, यदि लॉन्ग टाइप में आता है। शॉर्ट टाइप में आता है तो 1-1.5 पेज तक ही सफिशिएंट है। तो जब हम किसी क्वेश्चन को शॉर्ट टाइप में करते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उसके पॉइंट हम सारे लिख दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक अष्टांग योग लेते हैं, है ना। तो जब हम शॉर्ट टाइप में करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक फ्लो चार्ट टाइप का बना देंगे कि ये अष्टांग योग है, इसके 8 लिम्ब हैं, फिर ये 8 लिम्ब इस इसमें डिवाइडेड है ना। या जैसे षट कर्म करते हैं तो षट कर्म ये है, फिर ये हर कर्म ऐसे ऐसे डिवाइडेड है। एक फ्लो चार्ट बना के और शॉर्ट में फिर लिख देंगे कि भाई जैसे यम 5 होते हैं और ये सामाजिक व्यक्ति की शुद्धता के लिए है, नियम 5 होते हैं, ये उसकी पर्सनल शुद्धता के लिए है। आसन जो है शरीर की स्थिरता, लचीलापन और उसकी दृढ़ता को बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से उनको शॉर्ट में लिख देंगे। लेकिन जब यही लॉन्ग टाइम में आता है तब लॉन्ग टाइप में हम क्या करेंगे कि हम पहला पॉइंट यम लिखेंगे, तो फिर उसके यम को डिस्क्राइब करेंगे, फिर वो 5 होते हैं उन पांचों को भी डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन आपको कैसे करना है ये डिपेंड है कि वो किस टाइप में आ रहा है, शॉर्ट टाइप आ रहा है कि लॉन्ग टाइप। लेकिन शॉर्ट टाइप में हम फ्लो चार्ट बना के उसको शॉर्ट में खत्म कर देंगे। बट जो चेक करेगा वो अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आपको सारी चीजें मालूम है ना। तो इस तरह से हम करेंगे। तो जब आप असाइनमेंट में लॉन्ग टाइप ही करके रखेंगे पूरा, तो आपके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा वो। जय जिनेन्द्र मैम। जय हम लोग जिनेन्द्र। मैम थोड़ा बता देते ना उसका, इसका बोले ना, योग पूछिए। योग थेरेपी का पूरे पूरे क्वेश्चन का क्या क्या कितना कितना थोड़ा लिखना, बस वो ही बता देते।
एक जन कोई क्वेश्चन खोलेंगे? आप है सोनिया दीदी, आप है? मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग में हूँ, मैं आज कर नहीं पाऊंगी। अच्छा, और भी कोई है क्या? एक बार क्वेश्चन खोलते। अनामिका अच्छा, जी हैं, अनामिका जी से पूछ लीजिए। हाँ, एक तो मैम थोड़ा सा मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम का थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए। थोड़ा सा वो सिलेबस खोल के उसकी नहीं, डिजीजेस एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो पहले रही है। पहले तो दीदी सारे क्वेश्चन को मतलब कितना कितना करना है बस एक बार समझ लेते, 10 क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा, उसके बाद कौन सा में पूरा को समझना है वो देख लेंगे, ठीक है? एक बार अपन 10 को एक बार समझ लेते हैं, मैम बता देंगे। क्या अनामिका सिलेबस दीदी, खोलना है क्या? हाँ सिलेबस सिलेबस, खोलना है, रुको मैं सिलेबस सिलेबस खोलना है, क्वेश्चन है ना, आंसर कर दी। असाइनमेंट एक्सप्लेन ह्यूमन मैंने खोल एनाटॉमी ऑन लिया। द बेसिस होगा। हाँ श्वेता दीदी आप बोल रहे हैं? हाँ बोलिए दीदी। हाँ, एक्सप्लेन ह्यूमन एनाटॉमी ऑन द बेसिस ऑफ योगा। इसमें क्या आपकी क्या जो फर्स्ट यूनिट है ये इसमें आएगी, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको जो पूरी एनाटॉमी है वो किसके अकॉर्डिंग लिखना है, योग के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपके इन शॉर्ट आएगा त्रिशरीर, चक्र, पंचकोश, है ना? और जो एक कॉन्सेप्ट हमने लिया था कि तमस अहंकार में जब बढ़ता है और उसकी जो सम अवस्था होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उससे तत्वों का जन्म होता है ना? पहले सबसे पहले तन्मात्राएं बनती हैं, फिर तन्मात्रा से पंच महाभूत बनते हैं, फिर पंच महाभूत से मिलके पंच कोश बनते हैं, पंच कोश में षट चक्र होते हैं, त्रिशरीर होते हैं। तो इस तरह से ये पूरे जो जितने भी ये टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, ये पूरे उसमें कवर होंगे। मैम 25 चीजों से मिलकर बनाना, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा आपको। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि तामसिक जो अहंकार होते हैं वो 3 होते हैं। इसका पूरा फ्लो चार्ट भी मैंने आपको बताया था स्लाइड में। तो उसमें जो तामसिक जो अहंकार होता है वो जब डिस्टर्ब होता है, अनबैलेंस होता है, तो फिर वहां से पंच तन्मात्राओं का जन्म शुरू होता है। वो पंच तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं, है ना? फिर उनका जैसे सबसे पहले आकाश तन्मात्रा का जन्म होता है, तो आकाश तन्मात्रा जो है उसका गुण शब्द होता है। फिर वो 50% आकाशी रहता है, बचा हुआ 50% जो है वो वायु तन्मात्रा में हो जाता है। तो इस तरह से पूरा आपको डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताइए, सेकंड नंबर दीदी। डिस्क्राइब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। देखिए साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर है, इसका एक तो डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी क्या होती है साइकोसोमेटिक की। दूसरा ये होता है कि जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं इनके सिम्टम्स जो होते हैं वो बॉडी पर होते हैं, है ना? लेकिन इनका जो रूट होता है, जो सीड होता है, वो मन में होता है। और मोस्टली जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उससे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं ये। तो ये 10 टाइप्स के हमने आपको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बताए थे, है ना? और उनमें क्या क्या डिजीज होती हैं वो भी बताई थी। तो वो सारी कुछ इसमें आ जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिजीजेस ऑफ बैकबोन एंड हाउ टू ट्रीट देम थ्रू योगा। सो बैकबोन मतलब आपकी स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में क्या क्या आ जाएगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, टिल टेलबोन, ठीक है? तो सबसे पहले हम सर्वाइकल पर जाएं। तो सर्वाइकल की मेजर प्रॉब्लम जो सर्वाइकल के ही नाम से हम जानते हैं कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है मेजर। वो आपको बहुत छोटी वाली बीमारियां नहीं लेना, क्योंकि जैसे आपका ये बैकबोन का दिया है तो इसमें ये भी दिया है कि कौन कौन सी डिजीज है ना? जैसे बैक पेन है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक पेन और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये आपके इसमें ही दिया है ना? इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। तो ये जो इसमें जो आपकी डिजीज दी है आपको वही लेना है। प्रोस्पेक्टर में आपकी डिजीज भी दी है,
तो जो भी 3 या 4 या जो भी डिजीज दी है, स्पॉन्डिलाइटिस दिया है और फिर उसके बाद में लंबरगो, बस इतने ही दिए हैं ये डिजीज, है ना। तो जो ये 4-5 डिजीज सिलेबस में है, वही 4-5 डिजीज आपको कवर करना है। मतलब उसके सिम्टम्स और उसका मतलब जो योगिक थेरेपी है वो, उसके सिम्टम्स, और इसमें आपका वो भी दिया कि आपको क्या क्या देना है। देखिए, किसी भी चीज में आपको जो है ना, इसके कॉज देने हैं कि उसके क्या क्या कारण होते हैं होने के, फिर उसके क्या क्या सिम्टम या साइन होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं बॉडी में, और फिर उसका कैसे हम यौगिक मैनेजमेंट करते हैं। ये 4 हुए शायद पॉइंट ना, तो ये चारों पॉइंट आपके कोई भी यौगिक मैनेजमेंट या कोई भी डिजीज के बारे में आएगा, है ना। और एक और आपको थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वो डिजीज बॉडी के किस हिस्से को इफेक्ट करती है या कहाँ पर होती है ना। जैसे सर्वाइकल का लिया तो आपको एक उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो गर्दन के पिछले हिस्से में 7 सर्वाइकल्स होते हैं, मोस्टली ये उनमें से किसी एक को प्रभावित करती है। तो ऐसे कोई भी डिजीज के बारे में आता है तो आपको, सॉरी आज मेरा थोड़ा गला खराब है तो इसलिए तो ये 5 पॉइंट तो आपको देने ही पड़ेंगे। कौन कौन से होगा? एक तो वो किस रीजन में होती है या कहाँ इफेक्ट करती है, दोनों चीजें सेम हो जाएंगी क्योंकि सेकंड हो गया कि उसके होने के कारण क्या क्या होते हैं, फिर उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, और उसका यौगिक मैनेजमेंट क्या है। ये तो 5 आपके मेन पॉइंट हो गए। अब यौगिक मैनेजमेंट में आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो उसमें ये लिखेंगे कि जो आसन वाली पोजीशन है यौगिक मैनेजमेंट में आपके पॉइंट आएंगे। सबसे पहला तो आसन, कि उसके ट्रीटमेंट के लिए आप कौन कौन से आसन प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। दूसरा प्राणायाम, फिर जो तीसरा है बंध और मुद्रा, फोर्थ है रिलैक्सेशन टेक्निक, और फिफ्थ है मेडिटेशन। तो ये 5 पॉइंट हर एक यौगिक मैनेजमेंट में आपके, लगभग हर डिजीज के मैनेजमेंट में ये 5 पॉइंट ही आएंगे। अब फर्क क्या रहेगा कि जैसे मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज है तो मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है मतलब वो बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करेंगी? मसल्स को, है ना। तो मसल्स जब इफेक्टेड होंगी तो ऑब्वियसली आपके आसन वाला पार्ट ज्यादा होगा, बाकी प्राणायाम वाला कम होगा। लेकिन मान लीजिए कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है तो वो किस चीज जगह को इफेक्ट करेगी? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके श्वास को। तो उस कंडीशन में प्राणायाम वाला पार्ट अधिक होगा, आसन वाला कम हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। और मैम अगर साइकोसोमेटिक या ब्रेन से संबंधित हो तो ब्रेन में मोस्टली प्राणायाम और मेडिटेशन का ही ज्यादा काम होता है, बट आसन वहां कैसे काम करते हैं क्योंकि ब्रेन में मेन पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और वो मास्टर ग्लैंड है। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स सिक्रेशन जो है वो कंट्रोल होते हैं और वो मास्टर ग्लैंड है कि वो रेस्ट जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके हार्मोन सिक्रेशन को वो कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, तो इसीलिए आसन भी कुछ मात्रा में इसमें आएंगे। आसन लेकिन कैसे आएंगे? मोस्टली जैसे इनवर्ट पोज जो है कि जिससे ब्रेन में ब्लड सप्लाई बढ़े, ऑक्सीजन और ग्लूकोज की क्वांटिटी वहां के सर्कुलेशन में बढ़े। लेकिन मेजर पार्ट किसका रहेगा? सबसे कम पार्ट आसन का, फिर उससे अधिक प्राणायाम और मेजर मेडिटेशन।
मतलब आप ऐसे मान के चलिए कि आपके हाथ में 5 दवाइयां हैं, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन, ठीक है ना। अब किसको किस रेशो में देना है। अब जैसे सपोज मान लीजिए कोई न्यूरो में ही स्ट्रेस या एंजाइटी का है, तो उसमें सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन टेक्निक काम करेगी, क्योंकि उसको आप बोलोगे मेडिटेशन करने बैठो तो वो और परेशान हो जाएगा व्यक्ति। तो अब ये पांचों को किस रेशो में किसको देना है, और उन पांचों में बहुत सारी उसके अंतर्गत टेक्निक्स आती हैं, टूल्स आते हैं, तो वो किसको कितना देना है वो आपके प्रोटोकॉल पर डिपेंड करेगा। और नंबर बोलिए देखिए। Explain arthritis and osteoarthritis and write their medical and yogic management. इसमें देखिए आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस ये किससे रिलेटेड हो जाएगा, स्केलेटन सिस्टम से। किससे रिलेटेड बीमारियां हैं, बोन से, है ना। और बोन में भी किस पार्ट को ये इफेक्ट करती हैं, जॉइंट्स को। अब वो जॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आसन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि आसन से ही जो बोन है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये ज्वाइंट को इफेक्ट करती हैं, है ना। अब ज्वाइंट पर कम लोड पड़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय, कि उस ज्वाइंट के आसपास जितने भी लिगामेंट और मसल्स हैं उनको स्ट्रांग बना दें, ठीक है। सपोज ये जैसे रिस्ट ज्वाइंट है, इसमें अर्थराइटिस हो गया, मतलब ये वीक हो गया। अब मैं कोई भी चीज उठाऊंगी, समझो ये मोबाइल उठाया, तो इसका वेट कहाँ आ रहा है, रिस्ट पे। और अगर यहाँ के लिगामेंट और मसल्स स्ट्रांग नहीं है तो किस पर आ रहा है, बोन पर। तो चूंकि बोन वीक हो रही है, तो उसके आसपास जो सपोर्टिंग लिगामेंट और मसल्स हैं उनको यदि हम स्ट्रांग कर दें तो वो बोन को सपोर्ट करेंगी। क्योंकि एक एज के बाद क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के 3 लेयर्स होते हैं, बोन, उसके ऊपर मसल्स और उसके ऊपर स्किन, ये जब तक हम यंग रहते हैं तब तक क्या होता है, ये तीनों टाइटली एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। कि जो बोन्स होती हैं उनसे मसल्स एकदम चिपकी हुई होती हैं और मसल्स के ऊपर स्किन। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये तीनों लेयर के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनना शुरू हो जाता है। और वही कारण होता है कि चूंकि मसल से स्किन दूर होने लगती है तो स्किन पे क्या आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं। और बोन से मसल दूर होती है तो उनका एक सपोर्ट सिस्टम कम होने लगता है। तो जब हम कोई भी आसन करते हैं, जैसे सपोज हमने इसको टाइट किया, तो हमने क्या किया कि ये स्किन को अंदर की तरफ पुश किया। जब स्किन अंदर पुश होगी तो मसल्स भी अंदर पुश होंगी, बोन की टुवर्ड्स द बोन। तो क्या होगा कि जो ये गैपिंग की प्रोसेस है जो एज के कारण आ रही है वो स्लो हो जाएगी। इसी को एंटी एजिंग योगा भी कहते हैं। ये नाम भी बहुत पॉपुलर है, आप लोग ने कहीं ना कहीं सुना होगा। सो दैट क्या होता है कि जब हम ये प्रोसेस करते हैं और बोन को मसल्स के वापस दोनों को पास पास लाते हैं, और बोन का सपोर्टिंग सिस्टम जो मसल्स होती है उसको स्ट्रांग बना के रखते हैं, तो बोन का जो वेट आता है उस पे वो डिवाइड हो जाता है। तो वो जैसे मान लीजिए एक हम नी का एग्जाम्पल लें कि किसी व्यक्ति को नी अर्थराइटिस है और डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको 2 या 3 साल में या 4 साल में आपको नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। और यदि हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो जो 4 साल कराना है वो 15 साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर चूंकि हमने मसल्स, लिगामेंट्स को सपोर्टिंग में डाल दिया है और वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको चारों तरफ से बोन को, तो क्या होगा, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे शुगर पेशेंट है, शुगर पेशेंट के क्या होते हैं कि मसल्स कम होने लगते हैं। शुगर जब हाई होती है तो व्यक्ति के मसल्स कम होने लगते हैं। अब देखिए बहुत हाई शुगर जिनकी होती है तो कई बार वो एक स्केलेटन जैसे बचते हैं। या अगर मान लीजिए वो लूज, मतलब वो नहीं खत्म हो रहा है मसल्स, तो क्या होगा, वो लूज हो जाते हैं। जो बोन को सपोर्ट देना चाहिए, जैसे ये बिल्कुल ऐसे पास होना चाहिए, ये ऐसे हो जाते हैं। तो क्या होता है, वो फूल जाते हैं, उनका जो मोटापा है वो ऐसा पल्पी जैसा लगता है।
कुशनिंग जिसको हम बोलते हैं, और जो ये सपोर्ट सिस्टम होता है बोन का, ये ऐसे गैप आने के कारण खत्म हो जाता है। तो जिनको डायबिटिक रहती है उनको बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आती ही है, उनके बोन वीक हो जाते हैं, है ना, इस टाइप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनको आते हैं। तो डायबिटीज में जब हम योग कराते हैं तो उसकी डायबिटीज या शुगर कम हो जाना, ये तो एक हमारा सेकंड बाय प्रोडक्ट है कहना चाहिए। फर्स्ट क्या होता है कि जो मसल्स उसके 10 साल चलने वाले थे वो 20 से 25 साल चलते हैं, ठीक है ना। जो बोन उसकी 10 साल में खराब होने वाली थी वो 20 से 25 साल चलती है, ठीक है। तो अभी योग थेरेपी को लोग थोड़ा सा गलत वे में भी लेते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, योग करना शुरू करेगा, आपको 10 साल से डायबिटीज है, लेकिन आप 1 महीने बाद ही बोलेंगे मेरी तो शुगर कम ही नहीं आ रही है, 1 महीने से तो योग कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप उस चीज को समझिए, वो आपको लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहना सिखाती है और आपके लाइफ का ड्यूरेशन बढ़ा देती है। योग कोई मैजिक नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, है ना। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। क्लियर हुआ ये? चलिए नेक्स्ट। रिस्ट में प्रॉब्लम है तो जैसे संतुलन आसन, पूर्वोत्तानासन, ये सब करवा सकते हैं। देखिए, अगर रिस्ट में प्रॉब्लम है तो हमें इसको बहुत बचा के रखना है कि इसके ऊपर वेट ना आए। जो भी ज्वाइंट वीक है उसके ऊपर यदि आप वेट डालोगे तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो हमेशा हमको अगर रिस्ट मान लीजिए प्रोटेक्ट करनी है तो हमको क्या कराना है कि इसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम फर्स्ट तो जैसे यही एक्सरसाइज कराएंगे कि आप एकदम टाइट करिए, करके ऐसे रखो टेबल पे हाथ और करो टाइट, थंब को ऐसा अंदर करो और मैक्सिमम टाइट 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 करो। आप देखो आपके यहाँ कंधे तक प्रेशर आएगा जब आप मैक्सिमम टाइट करेंगे। आ रहा है शोल्डर तक प्रेशर, है ना। अब इसी को ऐसा स्प्रेड करो, ये देखिए पूरा रिस्ट काम कर रहा है आपका, प्रेशर आ रहा है ना। तो फिर कुछ वेट के साथ कराएंगे कि जैसे वेट आप इस तरह से लेके ऊपर जाएं, लेकिन उसको ऐसा मूवमेंट नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे पकड़े और ऐसे ऊपर लेकर जाएं, क्योंकि इसमें रिस्ट पे प्रेशर आ रहा है। वो सब नहीं, ये सब नहीं, ये सूक्ष्म करा व्यायाम। सकते हैं, ये करा सकते हैं, बट इस पे प्रेशर आए वो नहीं करा सकते। जैसे सपोज प्लैंक है ना, कि हम ऐसा हाथ रख रहे हैं, रिस्ट पे ही प्रेशर आ रहा है, ये पर्वतासन है। तो जिस पर हमारे शरीर का भार इस पर आए वो नहीं करना, बाकी ये सब करा सकते हैं। तो उसको बस एक्स्ट्रा उसके ऊपर कोई बर्डन आए उससे बचाना है आपको। पर बताएं दीदी। Describe main diseases of digestive system. अब डाइजेस्टिव सिस्टम के आपको कौन कौन सी डिजीज है इसमें भी आप लिखेंगे तो वही चीज, कॉजेज कहाँ हो रही है, उसके साइन या सिम्टम क्या है, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या है और उसका यौगिक मैनेजमेंट क्या है ना। अच्छा, आर्थराइटिस में मेडिकल ट्रीटमेंट में हमेशा ये ध्यान रखिए, आर्थराइटिस के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी में सर्जरी के अलावा कोई मेडिसिन नहीं है ना। मतलब सिर्फ क्या है कि वो आपको विटामिन डी और कैल्शियम दे देंगे जिससे वो बोन थोड़ा उसका कैल्शियम मेंटेन रहे, पेन किलर दे देंगे, है ना, कुछ B12 और कुछ विटामिन की दे देंगे। और अगर मान लीजिए कोई ज्वाइंट के लुब्रिकेशन कम हो रहा है तो उस लुब्रिकेशन की मेडिसिन दे देंगे। तो वो उसको उस बीमारी के साथ कैसे आप सरवाइव कर सकते हैं ये देंगे। और या फाइनली मान लीजिए बहुत अधिक डैमेज हो गया है तो सर्जरी कर देंगे, लेकिन वो हेल्दी हो जाए ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो लेकिन योग में हम रिवर्स कर सकते हैं,
लेकिन कैसे कर सकते हैं रिवर्स? जैसे रिस्ट जॉइंट खराब होना शुरू हुआ तो आप बोलिए कि वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले तो वो जो बीमारी है उसको वहीं रोकेंगे, फर्स्ट स्टेप, कि वो जो आगे ग्रो अप हो रही थी, फैल रही थी, वो रुक गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कम करेंगे और फिर लास्ट स्टेप में कोशिश करेंगे कि वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाए। तो ये 3 स्टेप ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय के प्रोसेस होती है, क्योंकि अगर पेशेंट पूरी तरह से साथ दे और हर चीज आपकी माने तो आपको उस बीमारी को रोकने में ही 1-2 साल लग जाएंगे। फिर आप उसको कम करना शुरू करेंगे। तो ये एक लंबी प्रोसेस है ना? और इसको वैसे ही पेशेंट को अपनाना होगा जैसे कि अपन खाना खाते हैं, कि कुछ भी हो, खाने खाने का हम समय निकालते हैं और कभी थोड़ा आगे पीछे, कभी जल्दी, कभी देरी से, लेकिन खाते हैं, है ना? तो इसमें कंटिन्यूटी बने रहना बहुत जरूरी है। यदि डिसकंटिन्यूशन हुआ तो वापस वो शुरू वाले स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है। मैम, वात की अधिक के कारण जब जॉइंट पेन होता है तो उसे तो हम आर्थराइटिस नहीं कहते हैं ना, वो अलग हो जाता है ना। तो उसके मेडिकली उसको हम ट्रीट कर सकते हैं ना, बट वात का होता है, कुछ कुछ मेडिसिन होती है। देखिए, जब कोई भी बोन अपनी जगह से हट गई, जिसको डिसलोकेशन कहते हैं, या उसका डिफॉर्मेशन हो गया, मतलब जो उसका स्वरूप था वो बदल गया। मान लीजिए वो बॉल लाइक थी, लेकिन वो घिस के उसका एक फ्लैट हो गया एक सरफेस। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मेडिसिन से ठीक नहीं होती। या मान लीजिए उस बोन में बहुत सारे होल हो गए, जिसको पोरस बोन बोलते हैं, है ना? ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं जिसको। तो अगर उसके स्ट्रक्चर में ही चेंज हो जाता है या लोकेशन में, तब मेडिसिन काम नहीं करती। मैम लेकिन कुछ गैप होगा तभी वहां पे गैस जाके स्टोर होगी ना, तभी गैप वो तो रहता ही है। गैप एक्चुअली ये ना टर्म उल्टी बोलते हैं, जैसे नी में बोलते हैं ना कि घुटने घुटने में गैप आ गया। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं ना कि घुटने में गैप आ गया। नहीं, वो गैप कम हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये फीमर बोन होती है, मतलब फीमर यानी थाई बोन, है ना, और टिबियो फिबुला जो काफ मसल में रहती, तो ये ऐसा रहता है, एक का एंड बॉल जैसे, एक का कप शेप का। तो इन दोनों के बीच में एक कार्टिलेज होता है। उस कार्टिलेज में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको सोवेनियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये कैसे, जस्ट एक जैसे ग्रीस होता है ना, जैसे सिलाई मशीन या कोई भी मशीन जिसमें 2 पार्ट ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो उसके बीच में हम ग्रीस या ऑयल डाल देते हैं, जिससे फ्रिक्शन से वो उसका मटेरियल डैमेज ना हो, है ना? या जैसे हम कार में टायर को अलाइन कराते हैं कि वो 90 डिग्री फ्लोर से मैनेज करे, सॉरी रोड से मैनेज करे, अदरवाइज उसका जो रबर है वो घिस जाएगा। तो यही चीज इसमें गैप रहता ही है, ये ऐसा रहता है और ये गैप रहता ही है। लेकिन जब गलत पोस्चर के कारण ये लगातार प्रेशर होता तो ये गैप कम हो जाता। अब क्या होता है कि जैसे जो या तो ये ऐसे होके टच होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा या किसी भी साइड से हो सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे है। तो जहां से भी ये होगा तो वहां पर फ्रिक्शन शुरू होगा, तो वो क्या करेगा, उस कार्टिलेज को, फ्रिक्शन होते होते वो कार्टिलेज वहां से फट जाएगा। और जब वो फटेगा तो उसका सोवेनियर जो फ्लूइड है जो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी या क्वांटिटी में बाहर निकलता था ग्रीसिंग के लिए, वो पूरी तरह बह जाएगा। जब वो बह जाएगा तो धीरे धीरे वो कार्टिलेज को और दूसरी जगह से भी रैप्चर करेगा, फिर धीरे धीरे बोन के ऊपर बोन फ्रिक्शन करेगा। तो ये गैप कम होता जाता है, गैप आता नहीं है एक्चुअली। वो बोलने में जो जनरल एक लैंग्वेज होती है ना, उसमें हम गलत टर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट था डिजीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की आपको कौन कौन सी डिजीज है, इसमें पॉइंट्स तो वही लिखने हैं जो हमने डिजीज में डिस्कस किए थे। इसमें जैसे
पेप्टिक अल्सर है, इंडाइजेशन है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सर है, फ्लैटुलेंस है, गैस्ट्राइटिस है, बाउल सिंड्रोम है ना, बस इतनी है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, कोलाइटिस भी है। तो ये इसमें जो डिजीज है वही आपको लिखनी है। तो आप इसमें ना जस्ट चूंकि आप असाइनमेंट में तो क्या है कि आप अपने लिए एक नोट्स बना रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक टेबल जैसा बना ले, है ना, कि जैसे आपने यहाँ पर पेप्टिक अल्सर, यहाँ पे डिजीज का नाम लिखा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में लिखा कि वो किस जगह हो रही है। जैसे पेप्टिक अल्सर है तो ज्यादातर वो स्टमक में होता है ना। इंडाइजेशन स्टमक में होता है, कॉन्स्टिपेशन इंटेस्टाइन में होता है, तो वो लोकेशन आ जाएगी। थर्ड में आप लोग लिख लें कि उसके सिम्टम क्या होते हैं, तो जो एक एक दो दो मेन सिम्टम होते हैं वो उधर लिखे, और नीचे कॉमन सिम्टम लिख लें कि इन पांचों में से कोई भी आएगी तो ये तो कॉमन है, क्योंकि देखिए डाइजेशन से रिलेटेड है तो 4 से 5 प्रॉब्लम तो एकदम कॉमन हो गए, है ना। फर्क क्या होगा, जैसे पेप्टिक अल्सर है तो खाना खाने के तुरंत बाद उसको पेट दर्द होने लगेगा, ये एक स्पेसिफिक हो गया, है ना। तो ऐसा जो एक स्पेसिफिक वाला उसका पर्टिकुलर सिम्टम है उसको उसके सामने लिख लें, कॉमन नीचे लिखते जाएं। फिर उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो लिख लें, और लास्ट में यौगिक मैनेजमेंट में लिख लें। तो यौगिक मैनेजमेंट लिख के उसके भी 5 पार्ट कर लें, तो आसन किसमें कौन से करने, क्योंकि मोस्टली एक सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसमें ज्यादातर सेम होते हैं, कुछ चीजें ही चेंज होती हैं। तो उसको भी जो कॉमन है वो एक जगह लिख लें, और जो एक पर्टिकुलर जो करना है या कई में होता कि ये नहीं करना है तो वो स्पेसिफिक उसमें लिख लें। तो उससे क्या होगा कि आप वो टेबल देखेंगे ना, तो आपकी बिल्कुल 5 मिनट में वो पांचों डिजीज तैयार हो जाएंगे। और ऐसे आप वो 5 से 10 पेज पढ़ेंगे तब आपकी डिजीज तैयार होंगे। तो यदि आप जो आपके 4 यूनिट की रेस्ट डिजीज है, 4 यूनिट में 1 यूनिट तो एनाटॉमी है ना, तो चारों यूनिट की जैसे एक एक, जैसे एक गैस्ट्रो वाली कर लें, एक मस्कुलर कर लें, एक बैक की कर लें, तो ऐसे करके अगर ये टेबल तैयार कर लें तो ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। डिजीज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब इसमें मेन जो आएंगी वो किडनी डिजीज आएंगी, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे अधिक जो प्रॉब्लम होती है वो किडनी की होती है ना। उसके अलावा कुछ एनस स्पिनेक्टर मसल से रिलेटेड है आपके में, क्या क्या है, एक मिनट देखती हूँ मैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम है। जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है वैसा ही ब्लैडर होता है, कि किसी चीज से एलर्जी होती है तो वो ब्लैडर के आसपास मतलब निचले हिस्से में पेट के दर्द करने लगता है। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मतलब क्या होता है कि जो हमारे यूरिन को रोकने की जो कैपेसिटी होती है ना, जो स्पिनेक्टर मसल्स होती हैं जिनके थ्रू हमें मान लीजिए बहुत अधिक प्रेशर है यूरिन का, फिर भी हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, वो जो मसल्स हैं उनका कंट्रोलिंग मतलब उसका टाइट और लूज होने का पावर कम हो जाता है। मोस्टली ये अधिक एज में देखने को मिलता है, या किसी तरह की कोई स्फिनेक्टर मसल्स में सर्जरी हुई हो तब देखने को मिलता है। तो अधिक क्या होता है कि जो स्फिनेक्टर मसल्स है मतलब फ्लोर मसल्स, जैसे अभी आप बैठे हैं तो आपके जितने मसल्स फ्लोर को टच कर रहे हैं सबसे नीचे, आप ऐसा मान के चलिए कि वो स्पिनेक्टर मसल्स है। अब आप याद करिए कि पर्टिकुलर इन मसल्स की एक्सरसाइज के लिए आप रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं, तो इन मसल्स को कितनी देर एक्सरसाइज देते हैं, है ना। कभी और इन्हीं मसल्स में सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी की जरूरत होती है, चाहे वो एनस के आसपास हो चाहे वेजाइना के आसपास हो। और इनको चूंकि हम बहुत अधिक एक्सरसाइज नहीं देते हैं तो इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगती है, तब हमारा कंट्रोल जो है वो यूरिन को रोकने पे
कम होता जाता है या खत्म हो जाता है। ज्यादातर ये बड़ी एज में ही होती है ये प्रॉब्लम। तो इसकी अगर हम यौगिक थेरेपी देखें तो सबसे अच्छा क्या है, मूलबंध। मूलबंध बिल्कुल इसी, जो यही एक्सरसाइज है मसल्स है इनकी। दूसरा, इसका सबसे अधिक इन मसल्स का यूज कहाँ होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कई बार ऐसा होता देखा गया है कि चूंकि ये मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इस कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, पेल्विक ओपन नहीं होता है ना। तो ये जो 2-3 डिजीजें हैं, और है रीनल हाइपरटेंशन, रीनल स्टोन, और ये क्या है कि रीनल फेल्यूर। तो ये तो तीनों किडनी से रिलेटेड हुई। रीनल वर्ड जहां भी आएगा वो मतलब किडनी से रिलेटेड है। तो इसका भी आप चाहें कि जैसे अभी हमने चार्ट आपको बोला है वैसा आप बना ले, मुझे लगता है करीब 6-8 चार्ट आपके बनेंगे। जैसे इस वाले में ही एक गैस्ट्रो का बन जाएगा, एक एक्सक्रेटरी का बन जाएगा, ऐसे और भी यूनिट में हो सकता है कि 2-2 चीजों का बने। लेकिन यदि आप वो 7-8 चार्ट तैयार कर लेंगे तो आपके चारों यूनिट बिल्कुल आपके सामने एकदम क्लियर रहेंगे। मतलब फिर आप बुक उठा के नहीं भी पढ़ोगे तो आप इतना लिख सकते हो जितना एग्जामिनर को एक अच्छे नंबर देने के लिए चाहिए। मैम एक चीज पूछ रही थी, कॉन्स्टिपेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम का आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आएगा डिजीज? कॉन्स्टिपेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का आता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इंटेस्टाइन में होता है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम किडनी, इसमें रेक्टम और जो यूरिनरी प्रेसेस होता है वो, इन सबको मानते हैं। तो जो इसमें हम वैसे बड़ी आंत को, जो लार्ज इंटेस्टाइन को कई बार लोग शामिल कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली कॉन्स्टिपेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में माना जाता है। इसमें भी देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ही दिया है, क्रोनिक So कॉन्स्टिपेशन। basically, मैम intestine related कुछ भी issue है, it will all be in digestive system. हाँ, रेक्टम और एनस जो है वो एक्सक्रीटरी में आ जाता है। तो मैम रेक्टम और एनस रिलेटेड कौन से डिजीजेस हो सकते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं? रेक्टम का अभी इसी में ही आपने पढ़ा ना, इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, कितनी बीमारियां हैं, ढेर सारी हैं। तो जो आईबीएस होता है मैम वो डाइजेस्टिव में आएगा ना, क्योंकि वो तो उसमें तो छाले जो होते हैं वो इंटेस्टाइन में हो जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं पूछ रही थी एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एनस और रेक्टम है वो एक्सक्रीटरी में आता है ना, हाँ एक्सक्रीटरी में आएगा। तो उसके क्या लेकिन डिजीज हो सकते हैं? लेकिन अभी मैंने बताया ना आपको, इरिटेबल ब्लैडर सिंड्रोम रेक्टम की डिजीज है, फिर फिशर, फिस्टुला और पाइल्स, ये सब एनस की है। लेकिन इनको भी मोस्टली डाइजेस्टिव में ही लिया जाता है, क्योंकि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी एलिमेंट्री कैनाल को बोला जाता है। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल एक क्या है कि जहां से हम खाना खाने की शुरुआत करके वेस्ट बाहर करने तक की प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम में ही लिया जाता है। आप कोई भी डायग्राम देखिए तो उसमें एनस तक का ही बना होगा। तो ये एक्सक्रीटरी पार्ट है रेक्टम और एनस, लेकिन इसको सिस्टम डाइजेस्टिव में ही लिया जाता है। एक्सक्रीटरी में लिया जाता है पूरा यूरिनरी पार्ट, मतलब किडनी, यूरिनरी ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी में। गॉट इट मैम, परफेक्ट। सो मैम जो यूरिन इन्फेक्शन होता है उसको यूटीआई जैसे होता है लेडीज में बहुत होता है, वो किसका पार्ट होता है? ये यूरिनरी ट्रैक में ही होता है, जो यूरिन इन्फेक्शन। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम से या यूरिनरी सिस्टम, दोनों चीजें सेम होती हैं। तो इनको इसमें ही लेते हैं। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि जिनका थोड़ा सा रेजिस्टेंस पावर कम होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई भी ऐसा वॉशरूम यूज किया जो पब्लिकली हो या जो क्लीन ना हो, तो वो वहां से आपका इन्फेक्शन पकड़ लेता है। और चूंकि ये चीज हर के साथ होती है, लेकिन इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के कारण वो इन्फेक्शन बढ़ नहीं पाता है जनरल लोगों में, है ना। लेकिन जिनका थोड़ा वीक हो जाता है, उनमें वो जो इन्फेक्शन है वो नीचे से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर ट्रैक में फैलता जाता है और बढ़ता जाता है। तो जब वो बढ़ता है तो यूरिन में एक जलन वाली चीज शुरू हो जाती है कि जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो तेज जलन होने लगती है।
और इसका इम्यूनी सिस्टम मेंटेन करने का सबसे अच्छा जरिया पानी होता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू आप अपने बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करते हैं। और अगर पानी की कमी रहेगी, मतलब यूरिन जो होगी वो कॉन्सेंट्रेट होगी, जबकि वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेट होने के कारण क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी में यूरिन चिपकी रहेगी, है ना। आप ठीक है, बाकी तो पास आउट हो गई, बट कुछ क्वांटिटी में तो कुछ पार्टिकल उसके रहे, वो भी कई बार इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो हाईली टॉक्सिनेटेड है। और अगर वो डाइल्यूट रहे और थोड़ा सा कुछ पार्ट रहा भी, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट है तो मान लीजिए एक पार्ट में 100 बैक्टीरिया हो रहे हैं, डाइल्यूट है तो वहां 10 हो रहे हैं। तो हमारी बॉडी को वो 100 से लड़ने में ज्यादा पावर चाहिए कंपैरेटिवली 10 के। तो मैम जैसे कई लोगों के साथ देखा गया है कि उनको यूरिन इन्फेक्शन बहुत बार-बार होता रहता है। So that is because of their low immunity and less water. हाइड्रेट नहीं रखते हैं वो, क्योंकि ना ये प्रॉब्लम जिनको होती है ना उनको फ्रिक्वेंटली होती है ना, बार बार। तो उनको सबसे ज्यादा प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए? एक तो कोशिश करना चाहिए पब्लिक टॉयलेट यूज ना करें। दूसरा, आजकल जैसे छोटे स्प्रे की बॉटल्स आती हैं, तो उसमें जो विनेगर एक जनरल हमारा आता है ना जिसको हम यूज करते हैं, वो विनेगर रख लें। तो अगर कहीं भी यूज करना पड़ जाए तो उसको स्प्रे कर लें उस जगह पर। तो विनेगर के कारण क्या होता है कि वो वहां के जो वायरस होते हैं वो हट जाते हैं। तो वो स्प्रे करके ये हालांकि ऐसे स्प्रे आते भी हैं मार्केट में, तो परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉस्टली होते हैं तो ये थोड़ा मतलब हाइजीनिक भी है और कॉस्ट वाइज भी कम पड़ता है, वो अपने साथ रखें। तीसरा ये रहता है कि हाइड्रेट रखें अपने आप को। मतलब जो नॉर्मल, जैसे यदि मैं ऐसा मानती हूँ कि नॉर्मल पर्सन मान लीजिए 3 लीटर ऑफ वाटर पीता है तो वो सफिशिएंट हो जाता है, तो उनको कम से कम 4 पीना चाहिए। और हमेशा जब भी आप पानी पीते हैं, तो चूंकि पानी की क्वांटिटी भी हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी की बॉडी हो सकता है 3 लीटर में बहुत अच्छी तरह काम कर ले, तो किसी की 3.5 चाहिए, किसी की 2.5 में ही कर सकती है। तो ये भी बॉडी टू बॉडी डिफर करता है कि किसको कितना चाहिए। तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है कि जब भी आप यूरिन पास आउट करें तो उसके कलर को देखें। अगर वो सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप का नहीं है, इट मीन्स आपको और पानी की जरूरत है। तो अपने पानी की क्वांटिटी अपने से फिक्स करें और उतनी क्वांटिटी लें कि जो यूरिन हो वो ट्रांसपेरेंट, मतलब 100% ट्रांसपेरेंट तो नहीं रहेगी, बट कलरलेस रहे। तो वही क्वांटिटी आपके लिए एकदम एक्यूरेट है। मोस्टली ये 2.5 से 4 के बीच में ये कुछ रेशो आता है, 2.5 लीटर से 4 लीटर के बीच में। चलिए नेक्स्ट। 7. How does the practice of yoga affect the blood circulatory system? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका इसमें वॉस्को वाले में है क्या? कार्डिक पल्मोनरी में। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए तो आपको क्या आसन प्रिफर करना पड़ेगा, क्योंकि आसन से सर्कुलेशन बढ़ता है ना। अब इसको आप, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे इफेक्ट करेगा कि यदि आप इनवर्ट पोज कर रहे हैं तो आपके ब्रेन में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। यदि आप अपने लेग्स को स्ट्रेट लेट के ऊपर उठा रहे हैं, जिसको उत्तान पादासन कहते हैं, तो आपके ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किसी को हाई बीपी है तो उसको आप इनवर्ट पोज डायरेक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि यदि ब्रेन में एकदम सर्कुलेशन एकदम बढ़ गया तो उसके लिए हार्मफुल होगा। तब हम उसको किस पोजीशन में ले जाएंगे? उत्तान पाद वाली पोजीशन में, कि बढ़े लेकिन कम बढ़े, है ना। फिर उसके बाद में जब हम भुजंग आसन करते हैं तब भी आपने फील किया होगा कि ब्रेन में थोड़ा सर्कुलेशन बढ़ रहा था। नए में जो करते हैं उन लोग का सिर, कई बार बोलते लोग कि सिर भारी हो गया थोड़ा सा भुजंग आसन करने के बाद। फिर ध्यानात्मक आसन जितने भी करते हैं हम,
तो ध्यानात्मक आसन में वो क्यों है ध्यानात्मक आसन? क्योंकि उसमें जो लोअर बॉडी है उसको हम एक तरह से लॉक कर देते हैं, और जब लॉक करते हैं तो जो लोअर बॉडी का सर्कुलेशन है वो बहुत कम हो जाता है, और जब वो लोअर बॉडी का सर्कुलेशन कम होता है तो अपर बॉडी में बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट तो उसी फोर्स से पंप कर रहा है। और इसीलिए मेडिटेशन में, चूंकि मेडिटेशन में ब्रेन को ही हम यूज करते हैं, और उस समय हम चाहते हैं कि ब्रेन में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो अधिक रहे। तो सर्कुलेशन, जब मेडिटेशन का पोस्चर हम यूज करते हैं, लोअर बॉडी लॉक होती है, नीचे सर्कुलेशन कम होता है, तो 100% ऊपर जो सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर उन 4 आसन में ही ध्यान किया जाता है। ठीक है। मैम इसके भुजंगासन में कैसे ऊपर जाता है? भुजंगासन में जब आप सिर ऊपर उठा के पीछे ले जाते हैं ना, तब भी आपके ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ता है। कभी आप करके देखिएगा, अगर आप सही तरीके से भुजंगासन कर रहे हैं तो, है ना। फिर जैसे शलभासन करेंगे, शलभासन में भी पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है। फिर इसके बाद में सेकंड ये है कि जैसे हमने मान लीजिए सूक्ष्म व्यायाम किए, तो यदि हमने इसको टाइट किया फिंगर्स को, तो मतलब यहाँ पूरे, ये जो पूरे मसल्स है इनको हम कैसे कर रहे हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल लें कि एक स्पंज होता है, उसको हमने जोर से दबाया, फिर ढीला किया, एक पानी में रखा, फिर दबाया, फिर ढीला किया, तो क्या होगा कि उसकी जो एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी वो 100% होगी, है ना। मतलब वो कम नहीं हो पाएगी। वही चीज हम यहाँ करते हैं कि मसल्स को जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो मतलब वहां सर्कुलेशन कम किया, फिर ढीला छोड़ा तो बढ़ा। तो ऐसे करने से अंदर जो भी जितनी भी वेन आर्टरीज हैं, उन सबकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। फिर जैसे वेरिकोज वेन है, तो वेरिकोज वेन में जो काफ मसल के आसपास पूरी वेन है, उनके अंदर जो उनके लिड्स हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को हम मेंटेन करते हैं, जिससे ब्लड प्रॉपर ऊपर तक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर ऊपर हार्ट तक आ सके, और वहां पर स्पेस हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सके। तो इस तरह का एक सिटिंग पोस्चर, एक स्टैंडिंग पोस्चर, एक इनवर्ट पोस्चर, एक सुपाइन पोस्चर और एक प्रॉन पोस्चर, ऐसे एक एक एग्जाम्पल देके और हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन को कैसे इफेक्ट करेगा। मैम जितने भी बैकवर्ड बेंडिंग पोजेस होते हैं उन सब में सर की तरफ जाता है ब्लड? नहीं, सब में नहीं जाता, लेकिन भुजंगासन में जाता है। अच्छा, अगर हम खड़े शलभासन होके में, बैठे पूरा बेंड करें, शलभासन में जाएगा। मतलब शलभासन में मैम तो समझ आ गया क्योंकि पैर ऊपर है। हाँ। भुजंगासन में मतलब मुझे नहीं समझ आया क्यों, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड इट। तो हम्म। मैं ये लॉजिक सोच रही थी कि जितने भी बैकवर्ड बेंड होंगे क्या उन सब में ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा सर, क्योंकि उसमें तो हम और भी मतलब नीचे लेके तो जा ही रहे हैं सर। हाँ, एक्चुअली वो बेंड करने के तरीके पे डिपेंड है ना। एक ओके। बेंडिंग ऐसी होती है कि हम ये शोल्डर से ही ऐसा करते हैं, राइट। सो इसमें नहीं जाएगा। लेकिन जब हम ये ऐसा करते हैं बिल्कुल। कि हार्ट भी पीछे की तरफ जाता है, तो फिर जाएगा। मैम तो धनुरासन तो में भी मैम जाएगा? हाँ हाँ, धनुरासन में भी जाएगा। एंड उष्ट्रासन में उष्ट्रासन में कम जाता तो है, लेकिन कम जाता है। इसीलिए आप देखिए, जिनको हाइपरटेंशन होता है उनको इस टाइप के आसन करने के लिए मना, मतलब रहता है कि वो जब कम से कम जब उनका बीपी बहुत हाई हो, उस समय तो वो ना करें। मैम तो भुजंगासन का अभी भी मुझे आई कांट मेक आउट द लॉजिक कि भुजंगासन में कैसे पे जाएगा ब्रेन में, क्योंकि उसमें तो हम नहीं, भुजंग आसन में देखिए, जो सही भुजंग आसन होता है वो कैसे होता है कि सपोज ये आपकी स्पाइन है, ठीक है, ये लेग है, जो मेरी फिंगर है वो लेग है, ठीक है। तो एक तो तरीका होता है कि आप ऐसे उठा देते हो, ये स्पाइन स्ट्रेट दिख रही है ना, इसमें नहीं जाएगा। लेकिन जो सही भुजंगासन है वो ये होता है कि जैसे यहाँ कहीं पर नेवल आएगा,
तो हाँ। ये फ्लोर को टच रहे और हम्म फिर ये जो है ये ऐसा अपोजिट कर्व बनाते हुए ऊपर उठे। अब ये देखिए स्नेक के जैसा दिख रहा ना, ये पोजीशन होनी चाहिए। तो जब ये पोजीशन होती है ना तो हार्ट भी पीछे जाता है। पर मैम हम ग्रेविटी के ऑपोजिट तो आए ही नहीं है और ना ही हार्ट सर के ऊपर आया, मतलब उतना बेंड तो हम फिर भी नहीं नहीं, करते ना। एक्चुअली हम कम पूर्ण भुजंगासन नहीं कर पाते ना, यहाँ मैं पूर्ण भुजंगासन की बात कर रही हूँ। आप शायद अपने भुजंगासन को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ 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 जो हाँ पूर्ण भुजंगासन होता है ना, उसमें हाँ। पूरा सिर ऐसा पीछे चला जाता है ओके मैम, हाँ अब समझ आ गया, ठीक है। है ना। हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हार्ट सिर चूंकि नीचे को चला जाता है और हार्ट भी पीछे जाता है, तो वो एंटी ग्रेविटेशनल पोज के जैसे ही उसका पोज लगभग बन जाता है। मैम ये भी होगा ना कि जब हम भुजंग आसन करते हैं तो हमारे लोअर बॉडी तो लॉक हो गई है, लेकिन जब हम ओष्ठासन करते हैं तो हम तो लोअर बॉडी का भी मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो उस कारण शायद ओष्ठासन में उतना सर्कुलेशन नहीं बढ़ता है। हो सकता है ये, क्योंकि उसमें हम सिर्फ नी तक की ही बॉडी हमारी फ्लोर पर रहती है और इसमें पूरा हमारा नेवल तक का पोर्शन रहता है ना। तो ये पॉसिबल हो सकता है। और ऊष्ठासन में क्या होता है कि हमारा जैसे ये ट्रंक रीजन है, तो ये ट्रंक रीजन फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए। ये ऐसे कर्व नहीं करते हैं, सिर्फ हेड को कर्व करते हैं, सिर को मैक्सिमम नीचे करते हैं। मतलब उसमें बोलते हैं ना कि ऐसा स्क्वायर बनना चाहिए। जी जी ना। और भुजंगासन में हम हेड के साथ साथ इन शोल्डर्स को भी पीछे ले जाते हैं, तो हार्ट भी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो इसलिए दोनों में फर्क हो जाता है। जैसे धनुरासन इसी में भी सिर पीछे नहीं जाता है, तो उसमें हो सकता है थोड़ा भारीपन लगे, खिंचाव लगे, लेकिन उसमें बहुत सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा। जब धनुरासन करते हैं ना, तो हमारे हाथ पीछे जाते हैं मैक्सिमम और हम सिर के इस हिस्से को पीछे लेके जाते हैं, लेकिन चेस्ट जो है वो ऐसे पीछे जाके इन्वर्ट नहीं होता है। तो इफेक्ट तो थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन वो इन्वर्ट पोज की तरह नहीं आएगा। मैम मुझे लगता है कि इस हाई बीपी में ना ही कराएं, हाँ, इन्वर्टेड हाई पोज से बीपी करा में तो ये बिल्कुल हाई तो, बीपी में तो नहीं ही कराना तो चाहिए। अभी हम सब पढ़ रहे हैं, अभी करा देंगे, पता लगा कि उसको हाई बीपी हो गया और पैरालिसिस हो गया उसको। नहीं नहीं, हाई बीपी में तो ये स्ट्रिक्टली अभी बीच में मैंने बोला भी था ना, इसीलिए कि हाई बीपी में इसीलिए ये नहीं कराए जाते हैं, हाँ जी, क्योंकि ब्रेन पे प्रेशर अधिक आता है। क्योंकि जो आप बता रहे हो वो बहुत एक्सपर्ट की चीजें हैं और जब सामने रहेंगे तभी हो सकता है, अदरवाइज वो सब गलती कर देंगे। सही बोल रहे हैं आप, जी जी। है ना। तो मैम हाई बीपी वाले को कौन से आसन कराएं फिर इस प्रॉब्लम में? हाई बीपी वालों को इन्वर्ट पोज से बचना चाहिए, और चूंकि हाई बीपी वालों के हार्ट पे भी प्रेशर अधिक रहता है, तो उनको बहुत सॉफ्टली आसन कराने चाहिए और विदाउट जर्क कराना चाहिए। जो हम दो तरह के आसन करते हैं, एक तो डायनेमिक करते हैं कि फास्ट करते हैं, एक करते हैं बहुत आराम से। तो उनका माउंट डिमाउंट दोनों बहुत काम एंड कूल जाना चाहिए विदाउट जर्क। कुछ सेकंड होल्ड करना चाहिए, फिर वैसे ही काम एंड कूल वापस आना चाहिए। मतलब उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम सडनली चेंज नहीं कराना चाहिए। हाई बीपी में हमेशा ध्यान रखें। और इनवर्ट पोज तो रहता ही है कि नहीं कराना चाहिए, कोई भी हो। तो उनको हम करा सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन, बाकी भी और जो आसन है ना, वो सारे करा सकते हैं जो इनवर्ट पोज को छोड़कर। लेकिन जो आसन करा रहे हैं वो भी विदाउट जर्क और बहुत एक स्मूथ, जैसे बोलते हैं ना कि रिदमिक वे में कराना चाहिए, कि बिना जर्क के हो। और हाई बीपी वालों के लिए सबसे जरूरी ये है कि आप उस समय चेक कर लें कि उनका बीपी अधिक तो नहीं है। हाई बीपी वालों के हमेशा फेस पे ध्यान रखें। अगर जी उनके जी। फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हैवी हो रहा है, वो आंखें बंद कर रहे हैं फिर खोल रहे हैं, या थोड़े से आईब्रोज को सुकोड़ रहे हैं, फोरहेड पे मूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स उनका बीपी बढ़ रहा है। आप वहीं रोक दें। टायर्डनेस, चक्कर, गिडीनेस हाँ, सब। तो आप
आपका वहां ऑब्जर्वेशन काम करेगा। तो इसीलिए जो योग थेरेपिस्ट है वो कभी साथ में योग नहीं करेगा, वो पूरे समय बिल्कुल बोलता है ना, अपनी पूरी पैनी निगाहें उस पे जमा के रखेगा कि वो कोई भी मूवमेंट ले रहा है तो कैसे ले रहा है, तो उस समय उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे हो रहे हैं, मसल्स अगर खिंच रहे हैं तो किस पैटर्न में खिंच रहे हैं, कितने खिंच रहे हैं, ये सारी चीजों पर ही उसका ध्यान रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जोश के चलते या व्यक्ति जब योग वगैरह करना शुरू करता है ना, वो थोड़ी अति उत्साह में रहता है ना। और कुछ शब्द हैं जो योग थेरेपिस्ट को हमेशा यूज करने चाहिए कि जैसे मान लीजिए आपने बोला ये क्रिया 10 बार कीजिए, तो उसके साथ जरूर जोड़ें कि ये 10 टाइम्स करें, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी तक। अगर आपको लगता है कि आप 5 करके थक गए हैं, आप रुक जाएं, भले ही हमने 10 बोला है। ये चीज हमेशा उनको क्लियर करिए। फिर ये चीज हमेशा क्लियर करिए कि यदि आप एक एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज की ओर जाते हैं, उन दोनों के बीच में आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। एज पर रूल तो ये होता है कि यदि हम 1 मिनट कोई एक्सरसाइज कराते हैं तो उनको 2 मिनट का रेस्ट दें। लेकिन मान लीजिए यदि उतने समय में भी उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा टाइम दें। मैम मैंने देखा है कि जो हाई बीपी के लोग होते हैं वो मोस्टली पित्त और वात के होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत फास्ट भागते हैं, वो सुनते भी नहीं, तो बहुत पकड़ के रखना पड़ता है उनको। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बोली कि बिल्कुल अपनी पैनी नजर जो है ना, खासकर हाइपर टेंशन वालों के लिए। और उनमें गैस्ट्रिक एसिडिटी बहुत होती है, तभी ज्यादा उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, और मोस्टली खान पान ज्यादा होता है, और फिर बहुत एक्साइटेड होते हैं काम करने के लिए। एक्चुअली वो ना उनका मन बहुत चंचल होता है, एग्जैक्टली। बहुत भागने वाला होता है। आपने कोई एक चीज बोली नहीं और वो तुरंत शुरू हो जाएगा, और वो उसी समय आपको 10 सोल्यूशन बता देंगे, 10 प्रॉब्लम बता देंगे। और एक और भी होता है मैम, सॉरी आपका इंटरव्यू, ये कि जब हम नहीं कहते नहीं हैं कि आप ठीक हो गए तो ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मैं तो ठीक हूँ, और फिर शुरू कर देते हैं। फिर लगता है ठीक नहीं होते हैं, फिर वापस उसी कंडीशन में आ जाते हैं। ये मोस्टली क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि ये भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है ना। जी जी कई बार तो क्या होता है कि वो बहुत अच्छे भले हैं, लेकिन आपने कोई एक चीज ऐसी बोल दी जो उनका अगर ट्रिगर पॉइंट है, तो अचानक उनका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जी जी। है ना। कई चीज वो मान लो बिल्कुल भी लाइक नहीं करते और आपने बोल दिया। और दूसरा एक और मैम है कि अगर उनको सिखाइए तो लगता है कि वो बहुत स्लो कर रहे हैं, तो कहता है ये तो मुझे मजा ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं आई कांट डू दिस वन, यू कैन टीच मी डिफरेंट थिंग्स, है ना, थोड़ा सा एक्साइटेड वाला डायनेमिक वाला, और डायनेमिक उनको सूट नहीं करता है, तो सूट बड़ा नहीं करता। ऑपोजिट का काम होता है उनके साथ में होता है। एक्चुअली उनको इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ ना कि पहले आपको थोड़ा सा उनके वे में चलना चाहिए, है ना, जी कि जी फिर इसके बाद में आप थोड़ा टर्न कराएं। तो क्या होता है कि जब शुरू में हम उनको डायनेमिक से ही शुरू करते हैं ना, क्योंकि अगर आप शुरू में उनको बोलें तो उनकी मसल्स भी फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं कि वो होल्ड कर सकें, जी, क्योंकि कहीं भी होल्ड करने के लिए उधर मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। तो डेफिनेटली डायनेमिक जी पर जाना पड़ता है, तब हमारे पास फिर वो रहता है कि अब हम कौन से वो आसन चुने जो ये डायनेमिक कर भी लें और इनको दिक्कत भी ना हो, जी 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 जी। है ना। तो उनकी बॉडी का टेक्सचर क्या है, मसल स्ट्रक्चर क्या है, मिसअलाइनमेंट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें देख के फिर हम एक तय हमने करते हैं कि देखा है इनको जी बोले। हमने देखा है मैम कि क्लासेस में मूड बहुत देखना पड़ता है, बहुत मूड देखना पड़ता है, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम आप ये करिए, वो पता लगा कि आपके क्लास से दूसरे दिन नहीं आएंगे वो। बहुत चीज देखना पड़ता है। सही बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमको आगे करना है। टाइम आई थिंक बहुत हो गया है। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? 3 बचे, 8, 9, 10। तो कल ले ले हम 3। मैम ये वाला फिनिश कर दे, आसन के अलावा और क्या क्या करा सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में? इसमें आसन भी डालना पड़ेगा, प्लस प्राणायाम आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं कि जो हाइपरटेंशन वालों को कराए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं कराए जाते हैं, है ना, कि अगर हाइपरटेंशन है तो उसमें नहीं कराना है। और मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक हाइपरटेंशन वालों के लिए बहुत यूजफुल होती है। तो ये 4 चीजें आप इसमें ले सकते हैं। इवन कुछ मुद्राएं भी ऐसी होती हैं
कि जो जैसे कि ये प्राण अपान मुद्रा होती है, ये हाइपरटेंशन वालों के लिए बहुत अच्छी होती है, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी कुछ मुद्राओं का भी आप जिक्र कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स जो हमने बताए ना, वो तो आपको पांचों, क्योंकि आपके हाथ में 5 ही टूल्स हैं, है ना? तो वो तो आपको पांचों लेने ही पड़ेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या लेना है वो चेंज आएगा, वो वेरी करेगा हर डिजीज टू डिजीज। ठीक है, चलिए ये मैम इसका 3 रिकॉर्ड पॉइंट। जाएगा? हाँ, इसकी सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में सारी अवेलेबल है ठीक है। ना? तो आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा तो सब जी कुछ जी है। जी जी जी। हाँ, श्वेता जी बोले। मैम मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप अभी ये पेपर समझा रहे, तो क्या आप फर्स्ट ईयर वालों का भी करवा देंगे ऐसे एक बार? आप लोग का हठ योग हो जाए फिर मैं करवा दूंगी। थोड़ा सा बचा है, 2-3 क्लास का हठ योग, एक ही ओके। यूनिट बची है, तो वो अपन कंप्लीट कर लें, तो फिर उसमें ये होगा कि हाँ कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो फिर उसके बाद हम आपका भी करा देंगे। तो वैसे आप लोग का ज्यादा इजी है, इन लोग का सेकेंड ईयर का प्रॉब्लम क्या है कि ये बुक में मैटर नहीं है, इन्हें अपने मन से लिखना है। ये ओके एक इन मैम। लोग के साथ प्रॉब्लम है कि ऐसी कोई बुक नहीं है कि जो मैं इनको प्रेस्क्राइब कर दूं कि भाई आप उससे देख के कर लीजिए। तो नहीं मैम, ये इसलिए ब्लड सर्कुलेटरी वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हम लोगों को भी है। मैं अभी जस्ट वही नोट्स ही लिख रही थी आपने जो बोले। हाँ हाँ, नहीं लेकिन ओके। आपके पास ना ऑप्शन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन में से चूज करने हैं, है ना? और साथ में जो हो रहा है ठीक है, उसके अलावा जो बचेंगे तो वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप मार्क करके रख लीजिएगा, तो एक क्लास में हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए तो कल हम मिलते मैम हैं। हाँ बोले। मैम एक क्वेश्चन, वो जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए हैं वही हम लोग एग्जाम्स के पर्पज से भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं ना? नहीं, वो तो आपके 5 हो जाएंगे तैयार, अब एग्जाम में क्या आता है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, है ना? लेकिन ये है कि आपके मतलब 5 यूनिट के एक-एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट तैयार हो गए ना वो लिखने के कारण। हाँ जी, नहीं मैं आपने जैसे हम लोगों को 10 क्वेश्चंस दिए हैं एनाटॉमी के, तो हम 10 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेते हैं, 5 तो असाइनमेंट्स में लिखेंगे और 5 हम अपने पर्सनल भी लिख सकते नहीं हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि उन्हीं 10 में से एग्जाम में आएगा, ये कंपलसरी नहीं है। एग्जाम आपके सिलेबस से आएगा, सिलेबस इसीलिए है ना? ये तो असाइनमेंट के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो ये कंफ्यूजन मत रखिए आप अपने दिमाग में, क्योंकि अगर उससे नहीं आए क्वेश्चन तो फिर आप बोलेंगी। तो आपको एग्जाम की तैयारी तो अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है ना? लेकिन अगर वो 5 क्वेश्चन आप अच्छे से लिख लेते हैं तो आपके एटलीस्ट हर यूनिट से एक-एक क्वेश्चन लिखा हुआ तैयार है। और लिखने में क्या होता है, वो काफी इम्प्रेशंस आपके ब्रेन पे थोड़े से डार्क हो जाते हैं, तो वो आपके तैयार हो जाते हैं लगभग। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तो हम जो बचे हुए क्वेश्चन है वो ले लेंगे। ठीक है, ओके। मैम मैम एग्जाम थैंक डेट यू। बढ़ने के कोई चांस है क्या? नहीं, एग्जाम डेट बढ़ने के चांस मुझे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है ना